तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रॉबरी के बारे में जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, खून की एक बूंद तक नहीं बहाई गई, लेकिन 900 करोड़ रुपए चुरा लिए गए। इसके चोर को पकड़ने में पुलिस को पसीना आ गया था। पकड़ा भी गया कि नहीं और सजा मिली कि नहीं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1976 में फ्रांस के एक शहर नीस से। यहां पे एक बैंक हुआ करता था, सोसाइटी जनरल बैंक, जिसे उस समय दुनिया के सबसे सेफेस्ट बैंक्स में से एक माना जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो किसी इंसान के ऊपर नहीं थी। ये जो बैंक था ये अपने आप में एक अभेद किले की तरीके से था। एक पुरानी इमारत को कन्वर्ट करके इस बैंक को बनाया गया था, जिसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी थी, जिनके अंदर लोहा लगा हुआ था। इवन जो इस बैंक का गेट था उसका वजन लगभग 20 टन था। पूरे के पूरे बैंक में ना कोई रोशनदान था, ना खिड़की थी। मतलब बैंक में आने या जाने का सिर्फ एक रास्ता था, वो था दरवाजा, जिसे सिर्फ बैंक के कर्मचारी बैंकिंग आवर्स में ही खोलते थे। इस 20 टन के दरवाजे के पीछे था बैंक, और उस बैंक में भी पीछे जाके होता था एक लॉकर अलग से, जिसमें सारी कीमती चीजें रखी जाती थी। तो इस वजह से इसे सबसे सेफेस्ट बैंक्स में से एक माना जाता था। अब आता है 19 जुलाई 1976 का दिन। हमेशा की तरह बैंक के जो कर्मचारी थे वो सुबह सुबह बैंक पहुंचते हैं, बैंक खोलने के टाइम पे, और जो 20 टन का दरवाजा था उसे खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद में भी ये दरवाजा खुलता नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, क्योंकि 20 टन का वजनी दरवाजा था तो कई बार जाम हो जाता था। तो काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब बैंक के कर्मचारी इस दरवाजे को नहीं खोल पाते तो जिस सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू ये दरवाजा लगवाया गया था उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है कि भाई आपका ये दरवाजा जाम हो गया, आप आइए और उसको खोलिए। काफी देर इसमें हो चुकी थी तो बैंक के सामने भीड़ भी लगनी शुरू हो गई थी। मैं बात कर रहा हूं 1976 की। उस समय एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो अगर आपको कोई छोटा सा अमाउंट भी निकालना है अपने बैंक से तो बैंक जाके ही निकालना होता था। पैसा जमा करना हो, निकालना हो, कुछ भी करना हो, बैंक के सारे काम बैंक जाके ही होते थे। तो जैसे ही बैंक खुलता था वहां पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अब बैंक का टाइम तो हो चुका था, काफी देर हो चुकी थी बैंक के लोगों को दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए। तो अब वहां पे धीरे धीरे भीड़ भी जमने लगती है। तो थोड़ी देर में वहां पे सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आ जाते हैं, उनको पता होता है भाई कैसे खोलना है, वो अपनी सारी जुगाड़ लगाते हैं, दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब जो सिक्योरिटी कंपनी वाले होते हैं वो जितनी टेक्निक आजमा सकते थे, उनके पास अलग मशीनें भी होती हैं, वो भी यूज कर लेते हैं। लगभग 3 घंटे तक लगे रहते हैं, दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब बैंक का टाइम हुए 4 घंटे से ऊपर हो चुका था। बैंक के कर्मचारी, सिक्योरिटी कंपनी के लोग, बाकी जितनी जनरल पब्लिक थी, भीड़ पे भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई अब एक छेद किया जाए इस दरवाजे में, जहां पे लॉक होता है उसके पास में एक ड्रिल मशीन से छेद किया जाए कि बस हाथ अंदर जाके देख सके कि जाम क्या हुआ, क्यों नहीं खुल रहा दरवाजा। और कोई रास्ता नहीं था भाई। बताया 4-4.5 घंटा हो चुका था। जो 20 टन का दरवाजा था उसमें ड्रिल मशीन की सहायता से एक छेद किया जाता। जो सिक्योरिटी कंपनी के आदमी थे, जिनको पता था कि एक्चुअली में कहां पे लॉक होना चाहिए, किस जगह पे क्या होना चाहिए, उनका एक जो आदमी था वो अपना हाथ डाल के अंदर चेक करता है कि जहां पे ये लॉक होता है वहां पे क्या चीज फंस रही, क्यों नहीं खुल पा रहा है। और ये वो समय था जब वहां पे मौजूद हर एक इंसान चौंक जाता है। अभी तक लगभग 5.5 घंटे हो चुके थे और जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, बैंक कर्मचारी हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी वाले हो, चाहे कस्टमर्स ही क्यों ना हो, सबको ये लग रहा था कि जो भारी वजन का दरवाजा है वो जाम हो गया है, खुल नहीं पा रहा। लेकिन जब सिक्योरिटी एजेंसी के एक्सपर्ट आदमी ने, जो उस ताले के बारे में सब कुछ जानता था, उसने अपना हाथ अंदर डाला तो वो अपने सुपरवाइजर्स को और वहां मौजूद सब लोगों को बताता है कि ताला जाम नहीं हुआ है। उस ताले को अंदर जहां पे उसका मैकेनिज्म होता है वहां पे किसी ने वेल्डिंग करके लोहा लगा के जाम किया है। मतलब उसे अंदर जहां पे मैकेनिज्म होना चाहिए वहां पे लोहे की पट्टियां लगा के वेल्डिंग जैसा कुछ कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लॉक या दरवाजा नहीं खुल पा रहा। उसने हाथ अंदर डाला तो उसको दिख गया कि भाई वहां पे वेल्डिंग जैसी कोई चीज हो रखी है। जैसे ही ये बात बैंक कर्मचारियों को और सिक्योरिटी वालों को पता चलती है, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। सब घबरा जाते हैं कि बैंक दरवाजा बंद है, सब तरफ से मोटी मोटी दीवारें हैं,
तो फिर बैंक के अंदर से कोई उसे कैसे बंद कर सकता? सबके सब बदहवास होकर पूरे इलाके में दौड़ते हैं, बैंक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई दीवार के टूटने की या फिर ऐसी कोई निशानी मिले, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। सब तरफ देख लिया, ना छत पे कुछ है, ना दीवारों में कुछ है। सबको यही लगता है कि आखिर कोई इसके अंदर गया तो गया कैसे? किसी ने अगर अंदर से वेल्डिंग की है तो फिर वो घुसा कैसे बैंक के अंदर? और अगर मान लो बैंक के अंदर चला भी गया होगा, कुछ उसने करने की कोशिश भी की होगी, तो अब तो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि बैंक के अंदर जाने का कोई जुगाड़ किया जाए, क्योंकि अंदर जाके पता चल सकता है कोई अंदर है, नहीं है, क्या है। अब जो ये दरवाजा था, ये 20 टन का दरवाजा एक ड्रिल करके हाथ भर की जगह बनाना अलग बात थी, लेकिन कोई इंसान अंदर जा सके ऐसा कोई बड़ा छेद करने में बहुत समय लग जाता। तो ये डिसाइड किया जाता है कि दरवाजे के बगल की जो दीवार है उसमें तोड़ के छेद किया जाए। उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम लोहा है, तो उसमें छेद करके एक इंसान भर की जगह बनाई जाए, कोई अंदर जाए और जाके देख सके कि अंदर कोई है, नहीं है, क्या चल रहा है। अब मशक्कत शुरू होती है, इस छेद को करने में भी काफी टाइम लगता है। फाइनली इंसान भर का एक होल वहां बना दिया जाता है, जिससे बैंक का ही एक कर्मचारी अंदर जाता है और देखता है कि कोई अंदर है कि नहीं है, और अंदर पहुंचते ही उसकी चीख निकल जाती है। अंदर पहुंच के वो देखता है कि बैंक के अंदर सारे के सारे लॉकर्स टूटे पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ है, और लॉकर के अंदर जो भी कीमती सामान था, पैसे थे, वो सब गायब है। अब एक एक करके बाकी के जो बैंक कर्मचारी थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, वो बैंक के अंदर पहुंचते हैं और सब अंदर आके देखते हैं कि जो मेन दरवाजा था हैवी 20 टन वाला, उसमें एक्चुअली में एक ऐसा वेल्डिंग करके पत्तियां सी लोहे की लगा दी गई है कि वो दरवाजा कभी खोल ही नहीं सकता था। अब जो सिक्योरिटी वाले बैंक वाले अंदर गए थे, वो जो वेल्डिंग करके पत्तियां लगाई गई थी उन्हें किसी तरीके से तोड़ के हटाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। अब ये तो क्लियर हो चुका था कि बैंक में चोरी हुई है, बैंक का सामान लूटा गया है, तो तुरंत पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस बैंक पहुंचती है, पहुंच के देखती है कि वहां पे जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख हो रखा है, मतलब कोई सुरंग टाइप की बनाई गई है, जिसके थ्रू जो लुटेरे थे वो बैंक में आए होंगे और वहां से गए होंगे। उनकी नजर दीवार पे पड़ती है तो वहां एक मैसेज लिखा होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसमें यह लिखा होता है कि बिना किसी वायलेंस या हथियार के हमने बैंक को लूट लिया। जो पुलिस की टीम होती है, वो जो सुरंग सी बनी हुई थी उसके अंदर जाते हैं कि कहां जाके खोल रही है सुरंग, ये देखा जाए। उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, किसी तरीके से लाइट की व्यवस्था की जाती है। काफी देर चलने के बाद में वो सुरंग जाके खुलती है सिटी के नीचे जो सीवर लाइन बनी है, सीवेज की जो लाइन होती है, उसमें जाके वो सीवेज लाइन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि कहां जाके खुल रहा है, और जहां से वो सीवेज का रास्ता खोलता है वो बिल्कुल एक सुनसान जगह है। जब पुलिस वाले उस सुरंग से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहां पे वेंटिलेशन के लिए मशीनें लगी हुई हैं, ताकि जो भी इंसान उस सुरंग के अंदर जा रहा है उसका दम ना घुटे। सीवेज की जो गैसेस हैं या फिर सुरंग के अंदर जो हवा की कमी है उसकी वजह से इंसान का दम ना घुटे, तो वेंटिलेशन वाले मशीनें लगा रखी थी वहां पे। तो ये तो पता चल गया कि चोर जो थे वो बैंक के अंदर घुसे कैसे और कहां से निकले। अब बैंक के अंदर जब जांच की जाती है तो देखते हैं कि वहां पे 27 गैस कंटेनर्स हैं और वेल्डिंग मशीनें हैं, जिनके थ्रू जो दरवाजा था मेन उसको वेल्डिंग करके बंद किया गया था, और जो लॉकर के अंदर के सामान था, लॉक्स थे, उन्हें भी उस कटर और वेल्डिंग मशीन और गैस सिलेंडर की सहायता से ही तोड़ा गया था। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि वहां पे खाने पीने का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। काफी कुछ खाया गया था, जो पत्तल वगैरह रह जाते हैं, प्लेटें वगैरह होती हैं बाद में, वो मान लीजिए, या फिर काफी ऐसा भी खाना था जो नहीं खाया गया था। तो देख के कहानी साफ पता चल रही थी कि जो चोर था, रॉबर था, वो बहुत तसल्ली से अंदर आया, पूरी वेंटिलेशन की व्यवस्था करी, खाया पिया, पूरी तसल्ली से लॉकर तोड़े, सामान लिया और बड़े आराम से वहां से निकल गया। अब पुलिस वहां पे जितने भी सबूत उन्हें मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करती है कि किसी तरीके से पता चल सके कि सिलेंडर कहां से आया, वेल्डिंग मशीन कहां से आई, खाने पीने की जो चीजें थी उनसे कुछ पता चल सके। बैंक वाले जो थे वो अपनी जांच पड़ताल में लगते हैं कि भैया टोटल जो चोरी हुई है, गहने, पैसे, सामान, वो कितनी वैल्यू रखता है। जब पूरे का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है तो पता चलता है कि $110 मिलियन की चोरी हुई है उस बैंक से,
मतलब इंडियन करेंसी में अगर कहें तो लगभग 900 करोड़ रुपए की चोरी थी वो, जो उस समय की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। नेक्स्ट डे दुनिया भर के अखबारों में फ्रंट पेज पे ये खबर छपती है कि उनकी करेंसी के हिसाब से 900 करोड़ रुपए की चोरी की गई है एक बैंक में, और इतनी सफाई से की गई है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जैसा मैंने कहा कि शांति से आए, शांति से निकल गए और 900 करोड़ ले गए। जो फ्रेंच पुलिस थी उसके ऊपर बहुत दबाव आ जाता है कि वो इन चोरों को पकड़े, इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतने पैसे लिए गए हैं, किसी तरीके से उनको पकड़ा जाए। 3 महीने तक स्पेशल फोर्स बनाने के बावजूद, टास्क फोर्स बनाने के बावजूद कोई क्लू उनके हाथ में नहीं लगता। बहुत कोशिश करते हैं, पूछताछ करते हैं, मुखबिर को लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये लोग थे कौन। 3 महीने बाद अक्टूबर 1976 के दिन पुलिस के पास में एक लड़की आती है। वो लड़की आके पुलिस को ये कहती है कि कल रात में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे ये चीज पता चली कि वो इस बैंक रॉबरी में शामिल है। पिछले कुछ समय में उसके बॉयफ्रेंड के पास में एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया था, जबकि वो छोटी मोटी चोरी वगैरह किया करता था। एकदम से उसके पास पैसे आ गए, फिर उसने जो बैंक रॉबरी की बात करी तो एक अच्छा नागरिक होने के वजह से वो लड़की जो थी वो पुलिस के पास आ गई उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब पुलिस को और क्या चाहिए था? 3 महीने में पहली बार उन्हें कोई सॉलिड क्लू मिला था इस रॉबरी को लेके। वो उस लड़की से सारी की सारी जानकारी लेते हैं, उस इंसान के बारे में, उसका हुलिया कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब चीजें पता करने के बाद में वो एक प्लान बनाते हैं और घेर के उस इंसान को पकड़ लेते हैं। 3 महीने के बाद इतनी बड़ी रॉबरी की पहली गिरफ्तारी की जाती है। अब उस इंसान से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपने साथियों के नाम बताता है। धीरे 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 करके जितने भी लोग उस रॉबरी में शामिल थे लगभग सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब सारे के सारे गिरफ्तार हो जाते हैं तब भी पुलिस बहुत अचंभे में रहती है। इसका वजह यह था कि जितने भी लोग पकड़े गए थे वो छोटे मोटे चोर उठाईगिरी टाइप के थे। इतनी व्यवस्थित तरीके से इतनी बड़ी चोरी करना उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो इंडिविजुअली छोटी मोटी पॉकेटमारी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, इस टाइप के लोग थे। सुनियोजित तरीके से सुरंग बनाई जाए, वेंटिलेशन के बारे में देखा जाए, वेल्डिंग का देखा जाए और इस पूरी की पूरी रॉबरी को अंजाम दिया जाए, ऐसा उनमें से कोई भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस जितने भी लोग पकड़े गए थे उन सबसे सख्ती से पूछताछ करती है कि एक्चुअली में इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन है वो जिसने ये सब कुछ किया है। शुरू में तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में 2 लोग टूट जाते हैं और वो उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसके दिमाग की उपज थी ये पूरा का पूरा रॉबरी का प्लान। पहली बार ये 2 लोग इस पूरी की पूरी रॉबरी के मास्टरमाइंड का नाम बताते हैं, जो था एल्बर्ट स्पाजियारी। ये इटली का रहने वाला एक फोटोग्राफर था जो पुराने खजानों को ढूंढने की कोशिश किया करता था। जो छुपे हुए गड़े हुए खजाने होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश किया करता था। अब जो नीस की पुलिस थी वो पेरिस के पुलिस से संपर्क करती है और एल्बर्ट स्पाजियारी को पकड़ने का जुगाड़ बनाती है। उसकी सारी रेकी की जाती है, कहां आता है, कहां जाता है, और एक जाल बैठा के उसे पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया जाता है और अब शुरू होती है उससे पूछताछ। एल्बर्ट स्पाजियारी ये बताता है कि वो पेशे से तो फोटोग्राफर है, पुराने खजाने ढूंढने का उसको शौक है, लेकिन जब वो एक दिन फ्रांस के इस नीस शहर में आया, उसने इस बैंक को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी दबे हुए गड़े हुए खजाने के पीछे इतने सालों से मेहनत कर रहा है लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने लॉकर में इतना सारा सामान, इतना पैसा और सब चीजें पड़ी हुई है, वो उसे क्यों ना ले ले। उससे पहले भी सोसाइटी जनरल बैंक के बारे में सुन रखा था। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ये वर्ल्ड के सेफेस्ट बैंक में से एक माना जाता था, तो ये वहां तक पहुंचता है इसी बात को सुन के। जब वो बैंक के अंदर जाता है देखता है कि वहां पर सुरक्षा का ऐसा कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहा, बस एक मोटा दरवाजा है, मोटी दीवारें हैं, उसके अंदर लॉकर है जहां पे सारा सामान रखा जाता है। अब क्योंकि ये सेफेस्ट बैंक था तो उसके लॉकर में भी बहुत सारा पैसा, कीमती सामान वगैरह था। अब वो इस सोसाइटी जनरल बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाता है और लॉकर भी ले लेता है। वो उस लॉकर में जाके जांच करता है कि कितने वहां पे लॉकर है, कितना सामान रखा जाता होगा,
पेशे से फोटोग्राफर था तो कुछ जुगाड़ मेरा के चोरी छुपे कई सारी फोटोज भी लेता है। बैंक में कहाँ पे क्या है, किस तरीके से सुरक्षा होती है, किस समय बंद करते हैं, किस समय खोलते हैं, इसके अलावा वहां पे कोई और सुरक्षा है कि नहीं है, लॉकर लेने के बहाने कह लीजिए या फिर बार बार आने जाने के दौरान वो सारी जानकारी ले लेता है। हालांकि वो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा निश्चिंत हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरी सावधानी बरतता है। जो लॉकर उसने उस बैंक में लिया था वहां पे वो एक दिन जाके एक अलार्म क्लॉक रख देता है, जिसमें वो रात के 2-3 बजे के अराउंड का अलार्म लगा देता है कि अगर रात के 2 बजे बैंक के लॉकर के अंदर अलार्म बज रहा है तो कोई भी अगर सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे होगा तो उससे कुछ तो हरकत होगी। अगले दिन वो आकर देखता है बैंक में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब भाई रात में अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंस हुआ हो, आवाज हुई हो जिसकी वजह से कोई अलार्म या कोई ऐसी चीज ट्रिगर हुई हो तो बैंक में कोई तो अब चीज पता चलेगी, लेकिन सब कुछ वहां पे नॉर्मल चल रहा होता है। 2 दिन बाद फिर वो जाता है, फिर से अलार्म सेट करता है रात के वही 2-3 बजे के अराउंड का। अगले दिन फिर आकर बैंक में देखता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो अब उसको इस चीज का भरोसा हो जाता है कि जो बैंक के लोग हैं, मालिक हैं, जितने भी वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वो सब निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमारे पास में बहुत ही मोटी मोटी दीवारें हैं, 20 टन का दरवाजा है, तो कोई इसके अंदर आ ही नहीं सकता। अब वो बनाता है इस बैंक को लूटने का प्लान। अब एल्बर्ट स्पाजियारी जो था ये लॉकर और खाते के बहाने बैंक के अंदर तो सबको देख ही चुका था, फोटो खींच चुका था, बैंक के बाहर से भी वो पूरा मुआयना करता है, देखता है। उसको भी ये चीज कंफर्म हो जाती है कि एक्चुअली में इस बैंक के अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच में दीवारें बहुत मोटी हैं, दरवाजा बहुत मोटा है, अगर उसे तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी तो रात भर गुजर जाएगी, लेकिन कोई तोड़ के अंदर घुस नहीं पाएगा। और अगर सुबह किसी ने देख लिया, छेद दिया, ऐसा कुछ, तो वैसे अल्लाह मच जाएगा, क्या ही लेकर निकलोगे। तो अब वो जो वहां का म्युनिसिपल ऑफिस था वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो उस शहर का पूरा नक्शा लेता है, एक फेक इंजीनियर बन के, कि मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है तो मुझे शहर का नक्शा चाहिए। म्युनिसिपल ऑफिस जो होते हैं वहां पे मिल जाता है शहर का नक्शा, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप नक्शा लेना चाहें ऑफिशियल तौर पे अगर आप जाएंगे तो मिल जाता है। तो वो एक फेक इंजीनियर बन के जाता है वहां पे कि उसे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ करना है। वो वहां से शहर का नक्शा ले आता है। जब वो शहर के नक्शे को स्टडी करता है, अच्छे से देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि उस बैंक के थोड़ी दूर एक सीवर लाइन जा रही है, जो पूरे शहर की मेन सीवर लाइन है, जो काफी चौड़ी होती है। अगर वो एक एंगल से खुदाई करे तो वो उस सीवेज के थ्रू उस बैंक के अंदर पहुंच सकता है। अगले दिन वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो उसने मैप पे देखी थी। फिर मैप की सहायता से वो पूरी दूरी देखता है कि कितनी दूर बैंक है, कितनी खुदाई करनी होगी, कोई ऐसी सुनसान जगह मिले जहां पे वो खुदाई कर सके ताकि कोई उसे देखे नहीं, पकड़े नहीं। अब जब वो अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन करता है सीवेज लाइन से बैंक तक की, तो ये पता चलता है कि टोटल 26 फीट लंबा टनल खोदना पड़ेगा, तब कहीं जाके एक सुनसान जगह से बैंक तक पहुंचा जा सकता है। अब जो स्पाजियारी था ये एक फोटोग्राफर था, किसी हैवी लेबर के काम का ना इसको एक्सपीरियंस था और ना इसके अंदर इतनी दम थी कि ये 26 फीट लंबा टनल अपने आप खोद पाए। तो ये उसी नीस शहर के जो चोर उचक्के ठग टाइप के लोग होते हैं उनसे किसी तरीके से संपर्क करता है। उन्हें ये बात बताता है कि वो एक बहुत बड़ी रॉबरी का प्लान कर रहा है जिसमें सबको बहुत अच्छे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन सबको उसके हिसाब से काम करना होगा। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और वो पूरा का पूरा टनल का हिसाब उनको बताता है कि किस तरीके से कैसे खोदा जाएगा। जो ठग थे भाई उनको तो पैसा ही चाहिए, वो इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में रात के समय इस टनल को खोदने का काम चालू किया जाता है। काफी लंबा जगह था, सिर्फ रात में खोदा जाना था, तो लगभग 2 महीने लग जाते हैं इस टनल को खोदने में। अब जब ये टनल खोदने का काम पूरा हो जाता है उसके बाद ये दिन चुनते हैं फ्राइडे का, फ्राइडे नाइट का, क्योंकि सैटरडे और संडे बैंक बंद हुआ करता था। तो ये प्लान बनाते हैं कि फ्राइडे नाइट को बैंक के अंदर जाएंगे और रॉबरी करेंगे। पहले प्लान के हिसाब से ये लोग बैंक में पहुंचते हैं। फ्राइडे की नाइट को बची हुई टनल खोद के बैंक के अंदर जब पहुंचते हैं, पूरा खाना पीना, खुदाई का सामान, सिलेंडर सब कुछ अपने साथ लेके आए हुए थे। लगभग 27 घंटा वो बैंक के अंदर रहते हैं। दरवाजे को वेल्डिंग करके बंद कर देते हैं कि अगर बाई एनी चांस अंदर से कोई आवाज आए, किसी को पता भी चल जाए तो कोई इनको पकड़ ना सके। दरवाजा एकदम सब एक ही रास्ता था उसके अंदर आने का,
जो दूसरा था वो तो टनल था, उसके बारे में उनको ही पता था। अगर बाहर कोई सुनता भी है उनकी आवाजें तो वो मेन गेट से अंदर आ सकता था, तो वो उस मेन गेट को ही वेल्डिंग के थ्रू बंद कर देते कि कोई अंदर ना घुस पाए। फिर 27 घंटा वो वहां पे रह के सारे लॉकर तोड़ते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उसी टनल से रफू चक्कर हो जाता है। इस पूरे 27 घंटे के दौरान ये उसी बैंक के अंदर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। इसी वजह से वहां पे खाने पीने का सामान जो लेके गए हुए थे, पूरा आराम से पिकनिक मनाते हैं, बैंक के अंदर लूटते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब जब ये सारी की सारी कहानी को पुलिस को सुनाता है तो पुलिस सारे अपने सबूत इकट्ठा करती है, उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जाके ये भी आनाकानी नहीं करता और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, इस रॉबरी का मास्टरमाइंड यही है और इसी ने सारी चोरी करी है। अब 900 करोड़ की इतनी बड़ी चोरी थी तो जो कोर्ट था वो भी इसको उम्र कैद की सजा दे देता है कि आपने जो इतनी बड़ी चोरी करी है इसके लिए आपको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अब उम्र कैद की बात तो ठीक है, रॉबरी पकड़ी गई, बंदा पकड़ा गया, लोग पकड़े गए, वो भी ठीक है, लेकिन जो पैसा चोरी हुआ था, सामान चोरी हुआ था, वो अभी तक नहीं मिला था। इसके लिए इसको ऑफर भी दिया जाता है कि आप अगर ये बता देते हैं कि चोरी का सामान कहाँ है, वो सारा का सारा पैसा और जेवरात कहाँ है, तो आपको आपके सेंटेंस में थोड़ी ढील दी जा सकती है। आप अगर ये बता दें कि वो चोरी का पैसा कहाँ है, लेकिन वो ये बताने के लिए राजी नहीं होता। अब जब इसको ये उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही थी तो जो जज थे वो भी इसको एक बार बोलते हैं कि तुम्हारे को हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है अगर तुम मुझे बता दो कि ये पैसा सामान तुमने कहां छुपाया। अब जो साजियारी होता है ये थोड़ा टूट जाता है, ये थोड़ा मान सा जाता है। ये एक पेपर और पेन मांगता है और उसके ऊपर कोड में कुछ लिख के जज साहब को पकड़ा देता है। जज साहब पूछते हैं कि भाई ये तुमने क्या लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही है वो लोकेशंस हैं जहां पे मैंने पैसा छुपाया है, किसी एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पे रखा हुआ है और ये कोड में मैंने आपको उसकी लोकेशन लिख के दी है। जज साहब कहते हैं कि चलो ठीक है तुमने दे तो दी, लेकिन कोड को ब्रेक कैसे करना है वो तो बताओ, जब हमें पता ही नहीं चलेगा हम कोड कैसे ब्रेक करेंगे। स्वाभियारी बोलता है कि मैं सबके सामने पूरी भरी अदालत में ये चीज नहीं बता सकता, इतना कई 100 करोड़ का मैटर है, तो मैं आपके चैम्बर में अकेले आपको ही बताऊंगा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जज साहब भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, पैसा तो मिले, सामान मिले कम से कम। जज साहब स्पाजियारी को अपने कैबिन में लेके जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर में था वो उनका कैबिन। स्पाजियारी उनको उसको डी कोड करने की टेक्निक बताता है, जज साहब उसको डी कोड करने लगते हैं। जब जज इस डी कोडिंग में बिजी थे उसी समय स्पाजियारी जज के कैबिन का एक खिड़की था उससे बाहर कूद जाता है। पहली मंजिल पर जैसा कि मैंने बताया वो कैबिन था, तो उसके ठीक नीचे मोटरसाइकिल में एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ था। स्पाजियारी नीचे कूद के तुरंत उस मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और फिर वो मोटरसाइकिल वहां से रफू चक्कर हो जाती है। 900 करोड़ की रॉबरी का जो मुजरिम था, जो सब कुछ कबूल कर चुका था, जिसको सजा सुनाई जा चुकी थी, वो जज के कैबिन से भाग जाता है और उसके बाद कभी नहीं मिलता। फाइनली 1 जून 1989 के दिन इटली में जो एल्बर्ट की मां थी वो पुलिस को एक खबर देती है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। कुछ अनजान लोग थे जो उसके घर के सामने उसकी लाश को छोड़ गए और अब उसके पकड़े जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि वो मर चुका है। इसके साथ में ही जो ये पूरी 900 करोड़ की रॉबरी का केस था ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो जब जिंदा था तब तो उसको पकड़ा नहीं जा सका, पैसे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो अब उसके मरने के बाद तो क्या ही पता चलेगा। तो ये थी 900 करोड़ की एक ऐसी ऐतिहासिक रॉबरी जिसमें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, खून का एक भी कतरा बहाए रॉबरी की गई और उस रॉबर को पकड़े जाने के बाद भी पकड़ा नहीं जा सका और सजा नहीं दी जा सकी। आज की कहानी यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।